हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आज अपन न्यू टॉपिक पर स्टार्ट करने वाले। न्यू टॉपिक पर स्टार्ट करने से पहले आपका हार्टली वेलकम। स्टूडेंट्स, अपन ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपन ने कवर किया है। आज अपन थर्ड पार्ट की तरफ प्रोसेस हो रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में जो कुछ भी पैरोल का अपन थर्ड पार्ट, पैरोल को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज अपन पैरोल का थर्ड पार्ट, आज का जो पैरोल का जो अपना थर्ड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिपेंड्स है वो है अपना रेजोनेंस पे। अब रेजोनेंस पे डिपेंड होने के कारण सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर रेजोनेंस की, कि डिफाइंड रेजोनेंस करके ऐसा आपको 11-12 में भी था और बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में यूनिट नंबर 3 में भी था। क्योंकि जब तक रेजोनेंस नहीं समझता तब तक अपने को आगे का जो पार्ट अपन देखने वाले वो अपने को हार्ड लगेगा। करके सबसे पहले अपन देखेंगे कि रेजोनेंस मीन्स क्या, कि व्हाट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब यहाँ पर देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, डबल बॉन्ड keep on changing their position and this is called as the resonance। इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस। आपको ये भी मालूम है कि रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेसोमेरिज्म। मेसोमेरिज्म। अब देखो कि यहाँ पर जो कुछ भी स्क्रीन पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और रेजोनेंस हैबिट आपको बताए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन आप देखो तो आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस। अब और आपको सिंपल बताता है कि देखो कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में रेड कलर का बॉन्ड कहाँ था और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो कहाँ गया। वैसे ब्लू कलर का बॉन्ड और ग्रीन कलर का, मीन्स आपको इमीडिएट पता चलेगा कि किस टाइप से डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस। करके अपन ने पहले यहाँ पर डिस्कस किया कि रेजोनेंस किसको बोलना चाहिए। आया ख्याल में बेटा रेजोनेंस कैसा है, तो डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। और एक सिंपल एग्जांपल मैंने बेंजीन का लिया कि जहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 आपको दिख रहा, व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 मिला। और इस टाइप से अपन ने बोला कि द डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन and this is called as the resonance। resonance is also called as the mesomerism। समझ में आया बेटा। अब ये समझ में आया तो अब आगे का आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा। और थोड़ा सा आपके आइडिया क्लियर करता कि आपको बीएससी में यूनिट नंबर 4 में आपको बोला गया होगा सेमेस्टर 1 में क्या बोला होगा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1 यूनिट एंड सेकंड ये भी बात क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज 134 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। समझ में। लेकिन वही बेंजीन में अब आपको सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा, डबल बॉन्ड भी दिख रहा। मीन्स यहाँ पर हमें 2 बॉन्ड मिलना चाहिए था, बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए था कि 154 भी मिलना चाहिए था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 134। बट एज पर द एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल कार्बन्स मीन्स ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मीन्स एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक तो हमें ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द बेंजीन तो एक ही बॉन्ड लेंथ दी और वो कितनी 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, नहीं दी 154 नहीं दी 134, दूसरी मिस अलग दी। थर्ड हमें यहाँ पर बॉन्ड लेंथ मिली और ऑल बॉन्ड के लिए एक ही मिली। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा जो अपन देखने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात, जो कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर अपन बात करने वाले हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल, क्योंकि अब आपके रेजोनेंस की आइडिया क्लियर होगी। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल में आपको इसके पहले की जो स्लाइड और आपको एक बार मैं बता देता कि आपके ख्याल में आ जाएगा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ऊपर का पहला पॉइंट देखो आप कि रेजोनेंस बॉन्ड आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड। क्यों अपन ने बोला शॉर्टर,
क्योंकि बेंजीन की जो ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ कितनी मिली अपने को 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, वही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी है 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मिस करके अपन ने बोला कि 1.39 इज लेस, सो इट इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड। अब सेकेंड पॉइंट देखो, रेजोनेंस बॉन्ड आर लॉन्गर एंड वीकर देन द डबल बॉन्ड। रेजोनेंस बॉन्ड आर लॉन्गर एंड वीकर देन द डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.34, लेकिन यहाँ पर बेंजीन में हमें जो बॉन्ड लेंथ मिल रही ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन द बॉन्ड लेंथ इज 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट, दैट मीन्स इट विल बी मोर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और करके अपन ने बोला कि रेजोनेंस बॉन्ड, क्योंकि ये सब रेजोनेंस बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, करके अपन ने बोला कि बेंजीन में जो रेजोनेंस बॉन्ड है आर लॉन्गर एंड वीकर, बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है देन द डबल बॉन्ड। ये यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने याद किया कि आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा अपन ने बेसिक देखा, अब अपन जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था तो विंटर 2016 शायद पेपर। तो अब रेजोनेंस की कंडीशन पहले अपन देख लेते हैं और बाद में देखते हैं रेजोनेंस। अब देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू नो व्हेन टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाउ डू यू नो व्हेन टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, हाउ डू यू नो व्हेन टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब निकालते हैं या कब मिलते हैं, यह हमें तब पता होगा तो फिर हमें रेजोनेंस की जो डर हमारे मन में बैठा हुआ है वो चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताता हूँ, अ मॉलिक्यूल कैन हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर व्हेन इट हैज अ लोन पेयर और अ डबल बॉन्ड ऑन द एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। क्या बोला अपन ने, अ मॉलिक्यूल कैन हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर व्हेन इट हैज फर्स्ट कंडीशन लोन पेयर, वो मॉलिक्यूल में लोन पेयर होना चाहिए, वो कंपाउंड में लोन पेयर होना चाहिए, या डबल बॉन्ड ऑन द एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, ऑन द एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। ये दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन वहां पर मिस कंडीशन होगी तो अपन बोलेंगे कि वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। तो करके अपन ने देखा कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑन द एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, इट इज द कंडीशन of the compound can be resonating structure। Means this is important कि ये अपने को आइडिया देंगे कि अब रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ पर अपन देखा। अब देखो कि मैंने बोला था कि विंटर 2016 लेकिन समर 2016। तो क्वेश्चन कैसा था, डिस्कस द रेजोनेंस इन पायरॉल। और क्वेश्चन क्या है, समर 2016 में 4 मार्क के लिए, आज तक एक ही बार पूछा है क्वेश्चन, लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, करके अपन इस पर अपन ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहे कि ये बेसिक है हमारे, जो हम आगे के टॉपिक देखने वाले तभी हमें समझेंगे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें समझेगा। तो यहाँ पर देखो कि डिस्कस द रेजोनेंस इन पायरॉल, इस टाइप का हमें क्वेश्चन पूछा है। अब इसके बारे में क्या क्या बात करना है। अब अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस थ्योरी, क्योंकि रेजोनेंस की बात करना है, करके अपन क्या बोले, अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस थ्योरी पायरॉल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो कुछ भी यहाँ पर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने लिखे, पायरॉल इज द, मिस यहाँ पर बोलते हैं फॉलोइंग लेकिन अपने को दिख रहा, करके अपन बोलेंगे पायरॉल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में आप पहले मैंने पायरॉल लिखा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो बेटा क्योंकि ये स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज होता है। मैंने पायरॉल लिखा, अब पायरॉल लिखने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने बोला था कि जब अपन ने नॉमेनक्लेचर की बात की थी तो वहां पर अपन ने डिस्कस एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोला था कि जहां पर हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसको नंबर 1 देना है, एंड देन स्टार्टिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बट दैट इज द डेरिवेटिव का, तो लिस्ट नंबर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, करके अपन राइट साइड से भी जा सकती है, लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज भी जा सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी अपन नंबरिंग देंगे। तो मैंने क्या किया कि 1 2 मीन्स में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर नंबरिंग दिया। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि हमें क्लॉकवाइज देना है तो वो क्लॉकवाइज भी दे सकता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं तो आप किस क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, करके यहाँ पर मैंने रेड कलर से नंबरिंग दिया
2, 3, 4, 5। समझ में बेटा? लेफ्ट साइड का पायरोल जो स्ट्रक्चर है वो पहले आपके आंखों में भर लो, आईज में उसकी इमेज कैप्चर कर लो, बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको सिंपल लगेंगे। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा कि यन मीन्स नाइट्रोजन का 1 और कार्बन को अपन ने 2 दिया। अब 1 और 2 में क्या हुआ, तो अपन ने लोन पेयर शिफ्ट किया। अब ये लोन पेयर शिफ्ट जब किया तो यहाँ पर और थोड़ा सा मैं आपकी आइडिया क्लियर करता। तो यहाँ पर क्यों, तो देयर इज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने बोला था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हेन इट इज there is a orbit, that is a lone pair or double bond on the atom to the double bond। ये अपन इसके पहले बोला था, क्योंकि यहाँ पर अपन आइडिया क्लियर कर रहे हैं। इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द पायरोल रिंग। मीन्स अब आपके समझ में आ गया कि वहां पर जो नाइट्रोजन पर आपको लोन पेयर दिख रही, वो लोन पेयर उसने क्या किया, डोनेट किया। क्योंकि as per there is a condition of the resonance, as per the definition of the resonance, there is a condition of the resonance, the lone pair present on the nitrogen atom, that is it is donated to the pyrrole ring। और जब पायरोल रिंग को उसने डोनेट की तो क्या होगा कि लोन पेयर डोनेट करने के कारण नाइट्रोजन पर जा आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन ने बताया कि जब अपन ने लोन पेयर डोनेट की तो वहां पर नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 2 कार्बन पोजीशन नंबर 2 में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। लोन पेयर डोनेट होने के कारण नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या हुआ कि नाइट्रोजन मिस और C2 पोजीशन या पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आने के कारण पहले ही डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 पे था, आपको दिख रहा। फिर अपन ने क्या किया, जैसे ही ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ पोजीशन नंबर 2 और नाइट्रोजन के बीच में, तब पोजीशन नंबर 2 के कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 3 को दे दिया और कार्बन नंबर 3 पोजीशन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन रीच हो गई। पहले उसका एक इलेक्ट्रॉन था और पोजीशन नंबर 2 के कार्बन ने भी उसका इलेक्ट्रॉन दिया, C2 कार्बन ने भी उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया करके कार्बन नंबर 3 जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, दैट मीन्स बिकम अ निगेटिवली चार्ज, उस पर आपको निगेटिवली चार्ज। अब पायरोल में मैंने जो कुछ भी किया वो सब रेड कलर से आपको बताया। अब देखो कि ये प्रोसेस होने के बाद अपने रेड कलर इसलिए कि हमें क्या करना है ये अपन ने तय कर लिया पहले, और ऐसा ऐसा होगा ये अपन ने मन में पहले दिमाग में फिट कर लिया करके ये सब रेड कलर जो है वो अपने को क्या करना है कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो देखो अब कि ये प्रोसेस होने के बाद मन ही मन हमने जो प्रोसेस की तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में हमें पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा आपको। अब वहां पर देखो पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वहां पर देखो कि नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 2 वहां पर डबल बॉन्ड आया, जो अपन ने पहले डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, तो करके हमें पहला इस टाइप से हमने डिसाइड करने के बाद अब हम देखो कि वहां पर हमें डबल बॉन्ड मिला नाइट्रोजन और C2 पोजीशन पे। अब हमने ये भी बोला कि C2 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, C3 को। देखो पहले अपन ने रेड कलर से, अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को निगेटिव चार्ज को ब्लैक कलर से, मिस अब ये फाइनल हो गया कि इलेक्ट्रॉन उसने लिया। पहले अपन ने कि ऐसा हो सकता, ऐसा बोला। अब जो कुछ भी प्रोसेस होने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड की पॉइंट चेंजिंग देयर पोजीशन होने के बाद हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, तो पायरोल में लोन पेयर चीज वो डोनेट किया करके पायरोल पर मीन्स नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया और नाइट्रोजन और C2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। और पहले C2 पोजीशन और C3 पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 3 पे करके कार्बन नंबर 3 क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। इट बिकम्स अ निगेटिवली चार्ज। ऐसा वहां पर अपने को दिख रहा। दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में बेटा, एक बार पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया ना, बाकी कुछ हार्ड नहीं। अब देखो, अब double bond keep on changing their position, so according to the definition of the resonance हमें और यहाँ पर ये देखना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती क्या। अब देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
वन पे हमें क्या करना है कि हमें नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहां पर देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन पे जो कार्बन नंबर 3 पर निगेटिव चार्ज है वो उसने डोनेट किया पायरोरिन को। जैसा डोनेट किया वैसा क्या होगा, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो कार्बन नंबर 4 अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा कि कार्बन नंबर 5 को, पोजीशन नंबर 5 को बोलेगा अरे तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, पाई इलेक्ट्रॉन मेरा ले ले। तो देखो कि जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट किया अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में। अपन ने तय कर लिया कि हमें क्या करना है कि हमें सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखो कि कार्बन नंबर 3 के जो इलेक्ट्रॉन थे निगेटिवली चार्ज बेसिस थी, वो पायरोरिन को अपन ने डोनेट किया। वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के वहां पर जो कुछ भी अपन ने ट्रांसफर किए कहां पर, तो कार्बन नंबर 5 पर। और कार्बन नंबर 5 क्या होगा, निगेटिवली चार्ज, become a negatively charged because why 1 electron will be extra from carbon number 4। और वहां पर हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 दिख रहा बैकबोर्ड पे वो हमें नया स्ट्रक्चर मिला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस। तो देखो कि स्ट्रक्चर नंबर 2 पर अब देखो तो जो अपन ने पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 पर डिसाइड किया कि हमें ऐसा करने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 मिलेगा, तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 मिला। कैसे मिला, तो देखो कार्बन नंबर 3 पर निगेटिव चार्ज था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला वो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड है। और पहले कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में डबल बॉन्ड था, वो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 पे वहां पर डबल बॉन्ड हम चेंज करने के कारण कार्बन नंबर 5 पर निगेटिवली चार्ज आया गया। तो दिस इज द न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 और पायरोल। अब यहां पर भी हमने रुकेंगे क्योंकि हमें क्या बोला है कि डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती क्या, एक बार चेंज होने के बाद दोबारा चेंज नहीं करना हमें, ये दिमाग में रखना। नहीं तो तुमको लगेंगे चेंज करना है, तो ऐसा नहीं, एक बार चेंज हुआ अब उसको अपन चेंज नहीं कर सकते करके यहाँ पर पॉसिबिलिटी वही है कि एक ही बार होना चाहिए। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 पर आप ध्यान दीजिए। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 पर पहले पोजीशन नंबर 5 और नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड नहीं था। मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते करके अपन ने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो निगेटिवली चार्ज था कार्बन नंबर 5 पर वो डोनेट किया पायरोरिन को। साइमल्टेनियसली नाइट्रोजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए, कार्बन नंबर 2 को, पोजीशन नंबर 2 को। आया समझ में बेटा कि बस इस टाइप से हमें बात करना है। तो जैसा ही कार्बन पोजीशन नंबर 5 और कार्बन नंबर 5 और C5 पोजीशन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू दी पायरोरिन, एट दैट टाइम नाइट्रोजन donates or shifts its electron to the position number 2. Hence, the double bond which is formed between nitrogen and carbon number 5 and negative charge which is that is the carbon number 2 or position of carbon number 2 becomes a negatively charged, means वहां पर negatively charge आया। देखो अब कि हमें थर्ड नंबर का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, तो जो अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में मन डिसाइड किया वो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 मिला। मीन्स वो हमारा विजन था कि हमें इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 मिलना चाहिए। तो वहां पर देखो आप कि पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 5 में डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 में नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 5 में डबल बॉन्ड आ गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 2 में डबल बॉन्ड था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 में नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 2 का डबल बॉन्ड चला गया और नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन नंबर 2 पर, पोजीशन नंबर 2 पर। एंड सो इन दिस वे टू फॉर्म अ न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको अपन ने नंबरिंग किया नंबर 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3। अब और हमें देखना है, अब देखो कि यहां पर हमें तय क्या करना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन और चेंज हो सकती है क्या, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस। अब यहां पर देखो
कि पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वहां पर निगेटिव चार्ज आया कार्बन नंबर 3 पे। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, निगेटिव चार्ज आया कार्बन नंबर 5 पे। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखो, निगेटिव चार्ज आया पोजीशन नंबर 2 पे, मीन्स कार्बन नंबर 2 अपन बोलेंगे, या पोजीशन नंबर 2 और C2 पोजीशन। अब टोटल कार्बन कितने? 4। C3 हो गया, C5 हो गया, C2 हो गया, बचा कौन? C4। मीन्स हमें और भी एक पॉसिबिलिटी है टू चेंज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। है समझ में? टू चेंज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। और अब ये करते समय हमें क्या करना है कि ये बात देखो, बात कौन सी है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 के तरफ आप ध्यान दीजिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 पर निगेटिव चार्ज कहां पर प्रेजेंट है? C2 पोजीशन पे। तो दैट carbon number 2 donates its electron to the pyrrole ring and form a double bond between the carbon number 2 and carbon number 3. At that time, carbon number 3 shifts its pi electron to the carbon number 4 and carbon number 4 carries negative charge. आया नेगेटिव चार्ज। मिस अपन ने 3 में क्या करना है वह पहले डिसाइड कर लिया, वो पहले हमने डिसाइड किया, और फिर हमें चौथा वाला जो स्ट्रक्चर है, न्यू जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, वो हमें मिलेगा। इसके लिए रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और इस हिसाब, इस तरह हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 मिला, और वहां पर हमें दिख रहा कि कार्बन नंबर 4 पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। मीन्स फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 3 पे निगेटिव चार्ज था। सेकंड इस पे आपको दिख रहा कार्बन नंबर 5 पे चार्ज आ गया निगेटिव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 पे नंबर 2 पर निगेटिव चार्ज आ गया। एंड नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, वहां पर कार्बन नंबर 4 पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस। सो इन दिस वे इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन एटम डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन। ये क्यों हुआ? Nitrogen atom donates its electron, that is a lone pair of electron, to the pyrrole ring. And why? Because that lone pair, which is conjugation with the double bond, and hence the resonating structure which is occurred, which is formed. Therefore, the electron density on carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5 increases. Electron density on carbon atom which at that is the position 2, 3, 4, 5 increases. That is they have become a negatively charged करके वहां पर negatively charged हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर एक बात और अपन देखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पायरोल इज 21 किलो कैलोरी पर मोल। पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 21 किलो कैलोरी पर मोल। वही आपको पता होगा या आपको मैं बताता हूं कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पायरिडिन इज 31 किलो कैलोरी पर मोल। पायरोल की कितनी है? 31 किलो कैलोरी पर मोल। एंड रेजोनेंस एनर्जी, शायद आपको बोला होगा फर्स्ट ईयर में कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी पर मोल। देखो पायरोल की कितनी अपन ने बोला 21, पायरिडिन की कितनी 31 और बेंजीन की कितनी 36। अब ये 3 कंपाउंड आपको दिए मैंने और एक इलेक्ट्रोफाइल वहां पर रख दिया, और मैंने इलेक्ट्रोफाइल को बोला कि ये तीन कंपाउंड है, अब तू डिसाइड कर ले किसके साथ तुझे रिएक्ट होना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? जैसा ही मैंने उसको बोला कि तू डिसाइड कर ले, वो झट से जाएगा पायरोल की तरफ और वहां पर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। समझ में आया बेटा? व्हाई? क्वेश्चन अगेन, pyrrole is more reactive than pyridine or benzene because why? Resonance energy of pyrrole is less as compared to pyridine and benzene. Because of that, electrophilic substitution reaction which is more favorable to the pyrrole as compared to or than the pyridine and benzene. So pyrrole is more reactive than pyridine and benzene. यहाँ से हम बता सकते हैं कि pyrrole is more reactive than pyridine and benzene. तो यहाँ पर इतना ही हमें बात करना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। आज तक एक ही बार पूछा समर 2016 में, तो इतने पॉइंट 4 मार्क के लिए आए, लेकिन ये हमें इसके बाद काम में करके अपन इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया बेटा। अब देखो कि
न्यू इम्पोर्टेंट जो पार्ट है अपना बेसिक नेचर और बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरॉल। जब मैंने सिलेबस का एक वीडियो सबसे पहले आपने देखा होगा तो या आपने वहां पर मैंने एक बात बोली थी, जब सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि पायरॉल शोज बोथ नेचर बेसिक एज वेल एज एसिडिक, और पैरिडीन शोज ओनली वन नेचर इज अ बेसिक नेचर करके। यहाँ पर आप देखो अब कब दो और कभी 4 मार्क का भी क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो बेसिक नेचर और बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरॉल, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई पायरॉल इज वीक बेस, समर 2011 एंड विंटर 2015, 2 मार्क। इस टाइप से पहला क्वेश्चन अपन ने लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आज तक पूछा नहीं, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरॉल। क्वेश्चन नंबर 3 भी आज तक पूछा नहीं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन अमरावती यूनिवर्सिटी के पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन व्हाई पायरॉल एक्ट एज अ वेरी वीक बेस। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई पायरॉल एक्ट एज अ वेरी वीक बेस। समझ में? टिप दे दिया मैंने आपको। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये अमरावती यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा है बेटा, एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ पायरॉल विंटर 2016, 2 मार्क। एक क्वेश्चन नंबर 5 तो 4 मार्क के लिए पूछा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5, कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ पायरॉल विद पैरिडीन। मीन्स 2 मार्क इधर मिलेंगे हमें, 2 मार्क उधर के, ऐसे 4 मार्क। समर 2017 में 4 मार्क। अभी तो अपन पायरॉल का देख रहे हैं, जब पैरिडीन का अपन देखेंगे फिर ये दोनों को कंपेयर करेंगे और 4 मार्क का क्वेश्चन वहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ पायरॉल विद पैरिडीन, समर 2017, 4 मार्क। एंड क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द बेसिक नेचर ऑफ पायरॉल, समर 2019, विंटर 2019, 2 या 4 मार्क के लिए। 4 मार्क के लिए पूछा तो क्या लिखना है, 2 मार्क के लिए पूछा तो कितना लिखना है आपको मैं बता देता। अब देखेंगे अपन आगे। देखो कि बेसिक नेचर और कैरेक्टर ऑफ पायरॉल जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसा ही आप टाइट्रेशन जब करने लगे, शायद 11 में आपने किया होगा, तो वहां पर आपने क्या कि सबसे पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था। आप कुछ तो भी कोनिकल फ्लास्क में एसिड लेते थे, ब्यूरेट में कुछ तो भी फिलअप करते थे, फिर उसके बाद सपोज कि वहां पर पिंक कलर अपीयर होता था तो आप बोलते थे कि इट इज द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, है ना। अब वही न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन को आप कुछ सर ने मैडम ने कैसे बोला होगा कि एसिड रिएक्ट विद सम सब्सटेंस to form salt and water, then that substance question mark and that titration which it is called acid based titration और neutralization titration, ऐसा कुछ तो भी आपको बोला था, अपने को वही देखना है। अब देखो कि पहले रिएक्शन अपन बात करते हैं, बाद में अपन स्टेटमेंट पर जाएंगे। मैंने आपको शायद बोला होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरॉल अपन जब बोलते हैं या अपन ने लिखा है C4H5N, लेकिन मैंने ये भी आपको बोला था कि कुछ स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते हैं C4H4 मीन्स कार्बन, 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन, और NH मीन्स C4H4NH, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड हाइड्रोजन NH बॉन्ड करके यहाँ पर करके मैंने लिखा कि क्योंकि रिएक्शन सिंपल होना चाहिए करके लिखा C4H4NH, molecular formula of pyrrole, plus react with acid HCl. Condition is in absence of oxygen. Condition क्या है? In absence of oxygen. अब ऐसा जब होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, the product is pyrrole hydrochloride salt and it is the stable salt. प्रोडक्ट क्या है? C4H4NH2. नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया प्रोटॉन को करके, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है एंड स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद अपन ने लिया Cl नेगेटिव करके, उसका नाम है पायरॉल हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। इट इज अ स्टेबल सॉल्ट, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, मींस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। समझ में? अब यहां पर देखो कि और में स्ट्रक्चरल रिएक्शन लेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कि पायरॉल लोन पेयर नाइट्रोजन पर दिख रही प्लस HCl एसिड, कंडीशन इज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्यू इन अब्सेंस वो भी अपन देखेंगे,
और प्रोडक्ट देखो कि पायरॉल का जो नाइट्रोजन था उसकी लोन पेयर उसने डोनेट की प्रोटॉन पे, तो वहां पर NH का कन्वर्शन NH2। अब आपको ऊपर का समझ में आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली रिएक्शन। तो NH2 और डॉट Cl नेगेटिव एंड कंपाउंड विच इज पायरॉल हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। क्या मिला? सॉल्ट। पायरॉल किसके साथ रिएक्ट हुआ? एसिड के साथ। और प्रोडक्ट क्या मिला? सॉल्ट। दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल होगा? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तभी हमें सॉल्ट मिलेगा। कब? एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तभी हमें सॉल्ट मिलेगा। मिस यहां से अपन बोल सकते हैं कि पायरॉल क्या है? पायरॉल इज अ बेस। पायरॉल इज अ बेस। ये अपन ने रिएक्शन से यहां पे प्रूव करके दिया बेटा। अब इसका स्टेटमेंट अपन देखेंगे कि व्हेन पायरॉल इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl in absence of oxygen, this is the condition, important condition, to form crystalline salt called as pyrrole hydrochloride। जो सॉल्ट कौन सा है? पायरॉल हाइड्रोक्लोराइड एंड इट इज द स्टेबल सॉल्ट। अब यहां पर जो कंडीशन आपको दिख रहे, इन प्रेजेंस ऑफ की इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सपोज एक आधे स्टूडेंट ने लिखा कि इन प्रेजेंस ऑफ, तो उसको सॉल्ट नहीं मिलेगा। व्हाई? Because pyrrole hydrochloride is stable in absence of oxygen, otherwise means in presence आपने लिखा तो polymerization rapidly occur to produce a brown resin। सॉल्ट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? ब्राउन रेजिन। मीन्स वहां पर पॉलीमराइजेशन होगा करके इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ पायरॉल हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, इट इज अ स्टेबल सॉल्ट इन विच कंडीशन? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करके। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोला है, तो यहाँ पर अपन ने पहले प्रूव करके दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाई पायरॉल इज द बेस। अपन ने बोला कि एसिड के साथ जब वो रिएक्ट हो रहा पायरॉल तो हमें सॉल्ट मिल रहा, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इंडिकेट पायरॉल इज अ बेस। ठीक है बेटा। अब देखो कि यहाँ पर और आपकी आइडिया क्लियर होती है, एनी बेसिस that donate a lone pair electron to a Lewis acid, that means it is the Lewis base. Any basis that donate a lone pair of electron to a Lewis base, then that basis is Lewis base करके अपन ने बोला कि पायरॉल इज अ बेस। पायरॉल इज अ बेस। अब यहां पर देखते हैं अपन कि द रीजन, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन में देखा था वीक बेस, और मैंने वहां पर दो बार बोला था वीक वीक वीक। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले, द रीजन फॉर द वीकली बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरॉल। क्योंकि इसके पहले अपन ने बोला कि बेस है, अब बोलने वाले वीक है वो, और दैट्स इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इस टाइप का कभी कभी फिलिंग द मैक्स या MCQ आ सकता बेटा, आज तक आया नहीं लेकिन इस टाइप से MCQ आ सकते। क्या बोला अपन ने? द रीजन फॉर द वीकली बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरॉल आर। तो वैसा भी 2 मार्क के लिए अपने को पूछा ही है कि वो वीक बेस क्यों करते। तो सबसे पहले देखो लोन पेयर कहां पर प्रेजेंट है? नाइट्रोजन पे। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण अपन क्या बोलेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन और डोनेशन और कोऑर्डिनेशन। क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर जैसी हुई तो लेविस बेस का कहना है कि वो डोनेट करता, अवेलेबल होती है प्रोटोनेशन के लिए, डोनेशन के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए। मीन्स पहली पॉइंट अपन पहला पॉइंट क्या बोलेंगे कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ द पायरॉल इज अवेलेबल फॉर डोनेशन और प्रोटोनेशन और कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका पहला यूनिट स्टार्ट हुआ, इसके पहले भी अपन ने 12 में देखा है कि लोन पेयर जो लिगैंड था उस पर लोन पेयर थी करके टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो पायरॉल इज अ बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हाई इट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन और डोनेशन और कोऑर्डिनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब अपने को बात क्या करना है? वो वीक है करके। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में अपन ने बोला कि बेसिक है, अब अपन देखेंगे वीक क्यों है। अब देखो कि यहाँ पर जो कुछ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है
it is the part of delocalization of pi molecular orbital. समझ में है? क्योंकि अपन ने मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में बार बार बोला है कि वो लोन पेयर है करके वो एरोमेटिक है, करके वो हुकेसुल ओबे कर रहा है। मीन्स जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, इट इज द पार्ट ऑफ delocalization of pi molecular orbital, और we say it is involved in resonance। के पहले अपन ने जो रेजोनेंस देखा कि सबसे पहला जो पायरोल ने क्या किया, अपनी लोन पेयर डोनेट किया पायरोल रिंग को, बिकॉज ऑफ दैट हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। सो इट इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। मीन्स the lone pair present on nitrogen atom in the pyrrole, it is not a malmatta of only nitrogen, it is the malmatta of whole ring. Because of that we say कि it is not available easily. Because why? It is involved in the delocalization of pi molecular orbital. And the availability of the lone pair of electron on the nitrogen atom for protonation is very much decreased. इसके पहले अपन ने जो प्रोटोनेशन, डोनेशन या कोऑर्डिनेशन की जो बात बोली थी इजीली, अब बोलेंगे कि वो इजीली डोनेट नहीं कर सकता, बिकॉज वो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देगा? अपनी स्टेबिलिटी को। इसको देगा स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी कब होगी? जब वो एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक कब होगा? जब वो लोन पेयर इन्वॉल्व होगी डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इट इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस करके। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि सेकंड पॉइंट में अपन ने क्या बोला कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ पायरोल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ delocalized pi molecular orbital or involved in the resonance. Because of this involvement, the availability of the lone pair of electrons of the nitrogen atom for protonation is very much decreased. That is, lone pair of electron is not available easily for donation or protonation और कोऑर्डिनेशन इजीली वो अवेलेबल नहीं होगी। जब तक आप जबरदस्ती नहीं करेंगे तब तक वो अवेलेबल नहीं होगी। मिस करके अपन ने बोला कि वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती लोन पेयर। जो पहले स्लाइड में अपन ने बोला था कि वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होती करके, वो बेस्ट अब अपन वीक की तरफ जा रहे हैं। समझ बेटा? अब देखो कि यहाँ पर जो इसके पहले अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी पायरोल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा यहाँ पर दिख रहा आपको। अब यहाँ पर अपन ने पहले ही बोला था कि लोन पेयर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होने के कारण वो लोन पेयर पायरोलिन को डोनेट करता। पायरोलिन को डोनेट करने के कारण कार्बन नंबर 2 आया पोजीशन नंबर 2, और पोजीशन नंबर 3 में जब डबल बॉन्ड वो शिफ्ट होता है कार्बन नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन, और करके कि हमें पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है कि जहां पर अपन इसके पहले जो बात की वही अपन यहाँ पर अब थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसने लोन पे डोनेट की, तो नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो नंबर 2 के कार्बन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन नंबर 3 को दिया करके कार्बन नंबर 3 पर निगेटिव चार्ज है, और उसको अपन ने बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। मीन्स कार्बन नंबर 3 पर कौन सा चार्ज है? यहाँ पर निगेटिवली चार्ज। अब देखो कि डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, तो कार्बन नंबर 3 ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए पैरा रिंग को, तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे डबल फॉर्म होगा 4 नंबर का कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 5 को देगा, और हमें दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा एज पर डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस। और वहां पर कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड आएगा और नेगेटिव चार्ज ऑकर ऑन कार्बन नंबर 5। तो आपको दिख रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 पर हमें क्या करना है कि 3 मिलेगा, तो कार्बन नंबर 5 पर जो नेगेटिव चार्ज वो डोनेट होगा पैरा रिंग पर। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन पोजीशन नंबर 5 एंड नाइट्रोजन। साइमल्टेनियसली द पाई इलेक्ट्रॉन of the nitrogen which is transferred to the carbon number 2, position number 2, and position number 2 carries or become a negatively charged.
मीन्स यहाँ पर हमें न्यू स्ट्रक्चर मिला, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यू जो मिला हमें थर्ड वाला वो कैसा होगा, तो कार्बन नंबर 5 और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा, और कार्बन नंबर 2 पर निगेटिवली चार्ज। अभी यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर निगेटिव चार्ज आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में 5 पर आ गया निगेटिवली चार्ज, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 में 2 पर आ गया। एक और कार्बन हमारा, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है, तो कार्बन नंबर 4 पर हम निगेटिव चार्ज ला सकते कि नहीं ला सकते, वो हमें देखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस। अब देखो कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 पर क्या करेंगे, कि जिस वजह से वहां पर कार्बन नंबर 4 पर निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन एंड दिस इज नोन एज द रेजोनेंस। करके अपन देखो कि कार्बन नंबर 2 पर जो निगेटिव चार्ज है इट्स डोनेट टू द पैरा रिंग, then the double bond which is formed between carbon number 2 or carbon number 3, simultaneously the pi electron between carbon number 3 and carbon number 4, carbon number 3 shifts its pi electron to the carbon number 4 and carbon number 4 carries the negative charge। means pi electron कहाँ पर शिफ्ट किया अपन ने, 3 ने बोला कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन 2 ले ले कार्बन नंबर 4 और खुश, तो कार्बन नंबर 4 पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस हिसाब से हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर मिले। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज स्टेबिलाइज, किसने स्टेबिलाइज किया, रेजोनेंस हाइब्रिड ने, जो अपन ने राइट साइड में लिखा कि रेजोनेंस हाइब्रिड पेंटागन निकाला, पेंटागन के 5वें कॉर्नर में अपन ने नाइट्रोजन, 4 कॉर्नर में 4 कार्बन एटम। अब यहाँ पर कि नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट की करके अपन ने वहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में कार्बन नंबर 3 पे निगेटिव चार्ज था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में कार्बन नंबर 5 पर निगेटिव चार्ज था, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 में कार्बन नंबर 2 पर निगेटिव चार्ज है, और कार्बन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 में पोजीशन नंबर 4 पे, मीन्स कार्बन नंबर 4 पे C4 पोजीशन पे निगेटिव चार्ज है। करके अपन ने जो कुछ भी डीलोकलाइज है उसको डॉटेड लाइन से बिकॉज हुआ, इट इज द डीलोकलाइजेशन मीन्स, एंड हेंस कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पे अपन ने पार्शियल निगेटिव चार्ज, एंड दिस इंडिकेट द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड means 4 resonating structure which is stabilized by the resonance hybrid, or resonance hybrid which is stabilized by the this 4 resonating structure। so यहाँ पर अपन ने एक इम्पोर्टेंट 4 मार्क के लिए पूछा तो ही हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है बेटा, अदरवाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्किप करना है समझ में। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, अब जाएंगे अपन वीक बेस, वेरी वीक बेस जो अपने को पूछा था। तो यहाँ पर कार्बन नंबर सॉरी नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सपोज कि रिएक्शन पर आपको दिख रहे कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, बिकॉज ऑफ दैट पायरोल इज एरोमेटिक इन नेचर, and if the lone pair present on nitrogen atom, if it is donated to the proton from the acid, then the formation of pyrrole cation, that pyrrole cation which is the unstable, but the aromatic character, aromatic nature of pyrrole, which will be lost by donate the lone pair to the proton from the acid, and the product which is obtained, pyrrole cation, it is the unstable product. Why it is unstable product? Because lost their aromatic character, उसने अपना aromatic character lost किया करके लोन पर आपने जबरदस्ती की तो क्या होगा, बेचारे का सत्यानाश हो जाएगा। जो एरोमेटिक नेचर था, जो स्टेबल था, वो अनस्टेबल बन जाएगा बिकॉज ऑफ लॉस्ट देयर एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक नेचर। ये अपना 3rd नंबर का पॉइंट है बेटा, कि 3rd नंबर के पॉइंट में अपने फर्दर इफ कि अब हमने जबरदस्ती की और प्रोटॉन इज एडेड, जो रिएक्शन पे आपको बताया मैंने पहले, टू द नाइट्रोजन एटम बाय द रिएक्शन विद एसिड, जो प्रोटॉन फॉर्म एसिड करके यहाँ पर मैंने पहले सिंप्लीफाई किया। सो द रिजल्टिंग प्रोडक्ट or structure is obtained which lost their aromatic character, aromaticity, aromatic nature and resonance energy also. So pyrrole cation is very unstable, and hence on that basis we have proved that pyrrole is very weak base, because lone pair not easily available for protonation,
not easily available for donation, not easily available for coordination, and hence it is not easily available. Because of that, our last statement, hence pyrrole is a very weak base. Pyrrole is a very weak base. अब यहाँ पर देखो कि 4 मार्क के लिए पूछा तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है, 2 मार्क के लिए पूछा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्किप करना बेटा, इतना ध्यान में रखना। अब देखो एक लास्ट पॉइंट अपन देखेंगे आज के वीडियो का, एसिडिक नेचर ऑफ पायरॉल। अब एसिडिक नेचर ऑफ पायरॉल, इसके पहले अपन ने बोला बेसिक नेचर, अब पायरॉल को हम एसिडिक भी बोलने वाले हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब देखो यहाँ पर नीचे जो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन और डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ पायरॉल। कब पूछा था, समर 2014 एंड विंटर 2014, 4 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई पायरॉल कैन एक्ट एज अ वीक एसिड। वहां पर अपन ने बोला वीक बेस, यहां पर बोलेंगे वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ पायरॉल, विंटर 2016, 2 मार्क। And question number 4, describe the acidic nature of pyrrole, summer 2019, 2 mark. ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे बेटा, अब देखेंगे इनके आंसर। अब देखो एसिडिक नेचर ऑफ पायरॉल, अब इसके पहले अपन ने अभी प्रूव करके दिया कि पायरॉल इज अ वीक बेस। अब बोलेंगे पायरॉल इज नॉट ओनली एक्ट एज अ वीक बेस बट ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी वीक डैश, और डैश में क्या है वो देखेंगे। यहाँ पर एक और बात बताता कि द एसिडिटी ऑफ पायरॉल इज अबाउट सेम एज दैट ऑफ द एसिड। सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन ने पहले बोला कि पायरॉल जो कुछ भी है वो सिर्फ वीक बेस ही नहीं है, तो और वीक कुछ तो भी है, क्या कुछ तो भी है वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल अपन देंगे। पहला एग्जाम्पल देखो कि व्हेन पायरॉल इज रिएक्टेड विथ सॉलिड KOH, और KOH जैसे ही बोला NaOH अपन अपने दिमाग में फिट होता है वो क्या है, बेस। मीन्स KOH, सॉलिड KOH क्या है, तो बेस। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट जो मिला उसका नाम क्या है, पोटेशियो पायरॉल, और पायरिल पोटेशियम, जो सॉल्ट यहाँ पर दिख रहा आपको। तो व्हेन पायरॉल रिएक्ट विथ KOH, तो वहां पर पायरॉल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन रिप्लेस किया किसने, पोटेशियम ने। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, पोटेशियो पायरॉल और पायरिल पोटेशियम सॉल्ट। देखो और कि बेस कौन है, KOH, किसके साथ रिएक्ट हुआ, पायरॉल। प्रोडक्ट क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर। ये तभी पॉसिबल है कब, जब पायरॉल कौन होगा, पायरॉल एसिड होगा, तभी इस टाइप की रिएक्शन हो सकती बेटा। मीन्स यहाँ से अपन ने प्रूव करके दिया फर्स्ट रिएक्शन से कि पायरॉल इज नॉट ओनली एक्ट एज अ बेस इट बट ऑल्सो एक्ट एज अ एसिड, क्यों, तो उसने बेस के साथ रिएक्ट होने के बाद हमें सॉल्ट और वाटर दिया। हमें सॉल्ट रिएक्शन आपके सामने है, पायरॉल प्लस KOH टू फॉर्म पोटेशियो पायरॉल और पायरिल पोटेशियम सॉल्ट प्लस H2O। सो पायरॉल इज एसिडिक इन नेचर करके अपन बोलेंगे पायरॉल कैसा है, एसिडिक इन नेचर। अब और दूसरी रिएक्शन आपको बताता है, दोनों भी रिएक्शन 4 मार्क के लिए तो दूसरी भी लिखना, 2 मार्क के लिए तो एक ही लिखना। अब एग्जाम्पल नंबर 2, ये रिएक्शन अपन पायरॉल नहीं लेंगे लेकिन रिग्नर रिएजेंट जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तब ये रिएक्शन और वहां और अपन रिपीट करेंगे, सिर्फ पायरॉल के जहां पर अपन दूसरे कंपाउंड लेंगे जैसे H2O, ROH, एसिडिक एसिड। अब देखो यहाँ पर कि पायरॉल इज ऑल्सो रिएक्टेड विद रिग्नर रिएजेंट, इस मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स अल्केन एंड N पायरॉल मैग्नीशियम हैलाइड। रिएक्शन में आपको दिख रहा कि सबसे पहले अपन ने पायरॉल लिखा प्लस RgAmX और CH3MgBr आप लिख सकते हैं, एरो पे ड्राई ईथर, और प्रोडक्ट क्या मिला, तो अल्केन हाइड्रोकार्बन मीन्स RH प्लस N पायरॉल मैग्नीशियम हैलाइड,
अब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है कब, तो यहाँ पर जो कुछ भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन एटम एसिडिक होगा, तो ये मोर एसिडिक होगा तभी ये पॉसिबल है। मीन्स ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, तो और ये हो रही दैट मीन्स वहां पर वो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है पायरो नाइट्रोजन के पास वो क्या है, तो एक्टिव हाइड्रोजन है। बिकॉज व्हाई दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट और व्हाई दिस रिएक्शन इज प्रोसीड, बिकॉज पायरोल कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन एटम, पायरोल कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन एटम। अब अगेन क्वेश्चन आएगा आपके में, व्हाट इज मीन बाय एक्टिव हाइड्रोजन एटम? Active hydrogen atom is that hydrogen atom which is more acidic, more active than the hydrogen atom of an alkane. Alkane. Again I am repeat. Active hydrogen atom is that hydrogen atom. Active hydrogen atom is that hydrogen atom which is more acidic than the hydrogen atom of an alkane. उसको बोलेंगे अपन एक्टिव। मीन्स अल्केन्स के हाइड्रोजन से भी ये मोर एक्टिव होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं, और करके अपन बोलेंगे इसको एक्टिव हाइड्रोजन एटम। मीन्स पायरोल पर एक्टिव हाइड्रोजन है, बिकॉज ऑफ दैट दिस रिएक्शन इज प्रोसीड। और एक्टिव हाइड्रोजन होने के कारण वो एक्टिव हाइड्रोजन कब होगा, तो विच इज मोर एसिडिक, करके अपन ने बोला कि सेकंड एग्जांपल कि पायरोल इज एसिडिक इन नेचर, पायरोल इज एसिडिक इन नेचर। ये अपन ने सेकंड एग्जांपल यहाँ पर दिया बेटा। अब यहाँ पर देखो कि हमें प्रूव करना है वो वीक है करते, अब वीक है करके ये प्रूव करना है, तो इसके लिए अपन देखो आप कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और नाइट्रोजन और पायरोल का जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो देखो प्रूव करना है कि वो वीक बॉन्ड है। ऐसा अपन ने इसके पहले भी यूनिट नंबर 4 सेमिस्टर 2 में प्रूव करके दिया था कि फिनॉक्साइड आयन विच इज मोर स्टेबल देन द फिनॉल, और करके फिनॉल को अपन ने बोला था एसिडिक नेचर और एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल कैसा है, तो एसिडिक है, ऐसा अपन ने प्रूव करके दिया था। वही यहाँ पर हमने को प्रूव करके देना है। अब यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन पर बेस्ड है, लेकिन वो लोन पेयर फ्री है क्या? नहीं, इट इज द मालमत्ता ऑफ होल रिंग, which it is involved in the delocalization of pi molecular orbital, because of that। और वैसे भी वो अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी देखा कि वो लोन पेयर डोनेट करता पायरो रिंग को, करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आता। जैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो खुद को अनस्टेबल महसूस करेगा, और फिर वो तकलीफ किसको देगा, तो अपने बाजू वाले एडजेसेंट जो वीक है बेचारा वो हाइड्रोजन को। सो द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन is the weak bond. Why? Because nitrogen acquired the bonding electron pair toward itself and carries negative charge. वो बेचारा प्रोटॉन को वहां से भगा देगा, और करके अपन ने यहाँ पर देखा कि पायरोल क्या कर रहा, वहां से रिमूव कर रहा प्रोटॉन को, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। और जैसे ही रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो गया तो हमें पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द पायरोल हमें पहला वाला स्ट्रक्चर मिला, और उसका नाम क्या है? पायरिल एनायन, पायरिल एनायन। अब फिर देखो कि पायरिल एनायन पर जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। पहले वाले स्ट्रक्चर का ध्यान दीजिए, वो डोनेट करेगा पायरो रिंग पर, करके नाइट्रोजन और कार्बन नंबर 2 पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आएगा। साइमल्टेनियसली द डबल बॉन्ड व्हिच इज बिटवीन कार्बन नंबर 2 and carbon number 3 means position number 2 and position number 3 shifted to the pi electron to the position number 3 and position number 3 carries the negative charge, और उस हिसाब से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 मिलेगा। अब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे कि हमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस हमें चलना है। अब अपन क्या करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 पर जो निगेटिव चार्ज है 3 पोजीशन पे वो डोनेट करेगा पायरो रिंग को। साइमल्टेनियसली द पाई इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 4 ट्रांसफर टू द carbon number 5 means position number 5 and position number 5 carries the negative charge, और हमें
थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड दिख रहा और कार्बन नंबर 5 मीन्स पोजीशन नंबर 5 पर नेगेटिव चार्ज वहां पर दिख रहा। ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। फिर हमने क्या किया कि जो निगेटिव चार्ज कार्बन नंबर 5 पर था वो डोनेट किया पैरा रिंग पे, मीन्स पोजीशन नंबर 5 और नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड आएगा। At that time or simultaneously the pi electron on nitrogen atom is shifted to the carbon number 2 and carbon number 2 carries the negative charge. New structure मिला resonating structure 4, means नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 5 पर डबल बॉन्ड और कार्बन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 2 पर नेगेटिव चार्ज। अगेन कि यहाँ पर देखो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरे स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 3 पर नेगेटिव चार्ज है, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 5 पर नेगेटिव चार्ज है, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कार्बन नंबर 2 पोजीशन नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन बाकी है, कौन सा, कार्बन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस इट इज पॉसिबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, वो हमें देखना है। तो आप देखो कि जब हम कार्बन नंबर 2 का नेगेटिव चार्ज डोनेट करेंगे पैरा रिंग को, साइमल्टेनियसली द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर, क्योंकि अभी तक हमने उसकी पोजीशन चेंज नहीं किया, करके हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन करके। साइमल्टेनियसली द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, द कार्बन नंबर 3 shifts its electron or give the electron to the carbon number 4 and carbon number 4 carries the negative charge. So the new resonating structure which is formed, which is obtained, that is the structure number 5 पर आपको दिख रहा कि नंबर 2 और नंबर 3 पर डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन नंबर 4 पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस हिसाब से अपन ने देखा कि पायरोल में तो हमें 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले थे, यहां तो हमें 5 मिले। मिस जब जो वीक बॉन्ड था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पायरोल में, जैसा ही रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हुआ तो उल्टी पायरिल एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, बिकॉज व्हाई वी गेट द मोर रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, दैट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, सो द पायरिल एनायन इज मोर स्टेबल देन द पायरोल। और ये कब पॉसिबल होगा? बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मीन्स पायरोल इज एसिडिक इन नेचर, पायरोल इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बोलना मीन्स अपन यहाँ पर प्रूव करके यहाँ, सो पायरोल इज एसिडिक इन नेचर। और यहाँ पर अपन ने यही बात अपने को बताना था। तो 2 या 4 मार्क के लिए हमें इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछे इस टाइप से, तो यहाँ पर देखो कि अब अपन ने क्या बोला कि रीजन फॉर वीकली एसिडिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल इज दैट द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन पायरोल is a weak bond as the lone pair of electron present on nitrogen atom is involved in resonance, that is the delocalization of pi molecular orbital makes it positively charged, करके नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज वो डोनेट करता एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन नहीं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन from hydrogen, that means removal of proton and to form a stable pyrrole anion. Furthermore, pyrrole anion is more stabilized than the pyrrole by delocalization of negative charge over the ring on the basis of resonating structure. कितने मिले? 5, पायरोल में 4 ही थे। जैसे अपन ने सेम बात अपन ने फिनॉल में देखी थी कि फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमने बोला था कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जाने के बाद तो फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी बढ़ती है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। सिमिलरली वही बात अपन ने यहाँ पर बोला। और सो पायरोल इज एसिडिक इन नेचर, ये अपन यहाँ पे प्रूव करके दिया बेटा। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा कि जो कुछ भी आपको मैंने रिकॉल करने को बोला था कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन, सेम कंसेप्ट अपन ने आज यहां पर यूज किया। अब आज अपन 3 पॉइंट पर अपन ने डिस्कस किया, रेजोनेंस,
उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा मैंने पायरॉन, फिर बेसिक नेचर ऑफ पायरॉन, और अभी एसिडिक नेचर। सही में आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, कमेंट हो गए तो वो तो मुझे आपको देना ही है, क्योंकि मुझे इम्प्रूव करना है आपके कमेंट से। आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है और क्लिक के बटन पर उंगली लगा के, फिंगर लगा के सब्सक्राइब करना है बेटा। अब और रिपीट करता हूं, स्टे होम, टेक केयर। आप घर में सुरक्षित है, घर में रहिए, टेक केयर आपकी भी और आपके माता पिता और भाई और बहन की आपको केयर लेना है बेटा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू, ओके, बाय।